नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो नया सेट आया है ना, उसका प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पीछे का सेट नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएँ चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। तो किस राज्य की सीमा चीन से और नेपाल से और भूटान से जुड़ी है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, है ना। सिक्किम की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार इसको मैप से देखेंगे तो समझ में आसानी से आएगा कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ कौन सा राज्य इसमें से जैसे सीमा साझा करता है। तो एक बार चलते मैप पे। ठीक है, मैप पे देखते हैं। अब जैसे ये मैप है इंडिया का हो गया। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी सीमा है ना ये सिक्किम से मिलती है ना। या तो चीन और नेपाल और भूटान से मिलता है, तो किस राज्य का मिलता है, तो ये सिक्किम से मिलता है। देखिए यहाँ पर सिक्किम यहाँ है। ठीक है, ये वाला जो है एरिया ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम से देखिए ये चीन मिलता है ना, चीन की सीमाएँ यहाँ मिलती है। ये चीन हो गया और ये नेपाल है और ये भूटान है ना। तो चीन और नेपाल और भूटान से जो सीमा तीनों से मिलता है वो कौन सा राज्य है, वो सिक्किम है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है ना। मैप को एक बार क्या है ना, एक दो बार अगर आप देखते हैं ना तो आपको आइडिया मोटा मोटी हो जाता है कौन सा राज्य कहाँ है और किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं किसकी, मिजोरम की, है ना। तो मिजोरम की सीमा जो है ये किसके किसके साथ लगती है। देखिए मिजोरम क्या है, यहाँ पर है, ये है मिजोरम। ठीक है, ये है मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा किस देश के साथ लग रही है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, है ना। तो ये देखिए बांग्लादेश का ये वाइट वाला जो कलर है ये बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा है और ये वाला जो है ये म्यांमार की है। ठीक है, तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ किस मिजोरम का सीमा लगती है, दो देश है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूटान, चीन और म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा लगता है, भूटान, चीन और म्यांमार, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश आपका ये वाला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है और इसका क्या है, भूटान से ये सीमा लगता है। ये देखिए ये भूटान हो गया और ये वो ऊपर वाला हो गया ये चीन हो गया और ये म्यांमार की जो है ये वाला एरिया जो म्यांमार का। ठीक है, ये वाइट वाला जो है ये पूरे म्यांमार का। ठीक है, ये इधर जो है ये म्यांमार का है। तो ये अरुणाचल से यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसे ध्यान रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश का है ये भूटान से, चीन से और म्यांमार से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है। तो कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है, तो ये देखिए बांग्लादेश की सीमा जो है ये वाला है। ठीक, ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है जो वो है कौन सा, त्रिपुरा। देखिए ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये वाला त्रिपुरा है। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य वो त्रिपुरा है। ठीक है, ऐसे भी याद रख लेना है कौन सा राज्य तीन तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा, है ना। तीन तरफ से त्रिपुरा, बांग्लादेश से तीन तरफ से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। और मैप को एक मोटा मोटी आइडिया रख लीजिएगा ना कि कहाँ पर है, कौन सा राज्य किस तरह है, तो ध्यान रख लेना ऐसे। जैसे कि मान के चलिए गुजरात आपसे पूछ लिया था, ये गुजरात यहाँ पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, और पूरब में सबसे पूर्वी में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है ना। उत्तरी में कौन सा आ जाता है, तो लद्दाख आ गया यहाँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर इधर है। तो ऐसे ध्यान रखना है। और पीछे में आपका जैसे सबसे नीचे जो तमिलनाडु हो जाता है, केरला हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक हो जाता है। तो ये मैप क्या मोटा मोटी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब भी मैप का क्वेश्चन आए तो मैप पे एक बार नज़र डालेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आइडिया हो जाएगा और मैप का एक नॉलेज हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलिए अपना बिहार कहाँ है ये देखते हैं। देखिए बिहार यहाँ पर है। ठीक है, ये बिहार है, ये नेपाल से सीमा साझा कर रही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। नेपाल, ये बिहार हो गया, बिहार के दक्षिण में इधर आता है। ये क्या, झारखंड आ गया, इधर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इधर बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो इधर है लेकिन ये वेस्ट बंगाल, पहले ये बंगाल से सीमा साझा करेगी, ये पूरब तरफ है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे मैप का भी बीच बीच में नज़र रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो बने हैं
कोनेरू हम्पी, है ना, कोनेरू हम्पी बने, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो है ये कहाँ का है, भारत के ये, और ये आंध्र प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, ये ध्यान रखना है। अच्छा, शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वर्तमान में कौन है अभी, अभिमन्यु मिश्रा है। अच्छा, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रवि सिन्हा को बनाया गया रॉ का प्रमुख बनाया गया है ना। रॉ क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखना है। रॉ से एक क्वेश्चन ये आता है कि रॉ का जो है आदर्श वाक्य आपको याद रखना है। रॉ का आदर्श वाक्य क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये रॉ का आदर्श वाक्य है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि क्या होता है, रिसर्च अनुसंधान एंड विश्लेषण विंग, ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्तुतो जयः, है ना, सुप्रीम कोर्ट का है यतो धर्मस्तुतो जयः, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, सीबीआई का प्रमुख कौन है, ये पूछा जाता है, तो परवीन सूद है अभी वर्तमान में, करंट अफेयर में, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो इसमें से पूछा है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका मालूम, सबसे ज़्यादा राजस्थान का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, और उससे कम है फिर आपका महाराष्ट्र का, और उससे कम है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो गया राजस्थान, ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है गोवा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वो है सिक्किम है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बिहार में अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है पश्चिम चंपारण है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला वो है शिवहर, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये याद रखना है ना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चाबहार बंदरगाह ये है ईरान में, ठीक है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया चाबहार बंदरगाह, और बांग्लादेश का एक बंदरगाह पूछा जाता है कि चटगांव बंदरगाह कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में है ना, और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, ये याद रखना है, ठीक है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, हम्बनटोटा और चटगांव ये कई बार भी पूछा गया, ठीक है, तो याद रखना है हम्बनटोटा श्रीलंका में, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। अच्छा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, और तो वो है मुंबई बंदरगाह। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो नोहाबा सोबा बंदरगाह जो है, नोहाबा सेवा बंदरगाह जो कि नवी मुंबई में है, उसका नाम नया रखा गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन सा है आपको याद रखना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, तो श्रीलंका इसमें से है, ठीक है। बिम्स्टेक अगर यहाँ से याद रख लीजिएगा, यानी BIMS बिम्स्टेक, यहाँ से रिलेट करके याद रख लेना बस, ठीक है। ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और श्रीलंका, ये 4 देश हो गया, और थाईलैंड है ना, तो ये 5 हो गया, और 2 है कौन सा, नेपाल और भूटान, ये 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक का, ठीक है। फिर से समझिए, है ना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और देखिए ये लेटर से याद रख लेना, 5 देश याद हो गया है ना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और 2 देश और कौन सा है, नेपाल और भूटान है, ठीक है। तो ये याद रखना है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के लोहनक, है ना, किस राज्य के लोहनक झील में
बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी। तो मेन क्वेश्चन हो गया क्या, लोहनक बंदर जो झील है ये कहाँ पर है, ठीक है, किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में, ठीक है, लोहनक झील सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सिक्किम राज्य की स्थापना 1975 में हुआ था, ठीक है, तो याद रखना है सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ, 1975 में हुआ। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम ही है, ठीक है। रही बात झील की, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो बुलर झील है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखना है। और लोकटक झील मणिपुर में है। एक पुलिकट झील से पूछा जाता है, तो पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है ये दिया जाता है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर, है ना, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, इनका पुस्तक से क्वेश्चन आता है। एक जैसे पूछा जाएगा कि अंधेर नगरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1983 में हुआ था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित पहला व्यक्ति है यू थांट, है ना, यू थांट है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार में राशि कितने ज़्यादा दिया जाता है, तो 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक है। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम है क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है विकास स्वरूप, है ना, इसका लेखक कौन है, विकास स्वरूप है। अच्छा, स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक कौन है, तो वो है डेनी बॉयल, है ना, डेनी बॉयल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है, तो गुरु गोविंद और मुगल के बीच जो युद्ध हुआ था में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है, तो किया जाता है माघी मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, माघी मेला आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह से याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह क्या है, अपने बिहार से ही हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना सिटी में हुआ था, ठीक है, पटना सिटी में 1666 में हुआ था, है ना, 1666 याद रखना है, 1666 1666 में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई और फारसी कहाँ से सीखा, तो आनंदपुर साहिब से ये शिक्षा प्राप्त किया था और फारसी भी सीखा था आनंदपुर साहिब से। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया, तो जातीय जनगणना कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, ठीक है। अच्छा, जातीय जनगणना जो 2023 में आया है उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया मालूम, 953 हो गया, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 की जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वो हैं मुकेश अंबानी, है ना, इसका करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। अच्छा, वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है मालूम, तो सबसे अमीर आदमी बन गया बर्नार्ड अर्नोल्ट, है ना, बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये कौन है मालूम, बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है ये दुनिया के सबसे बड़ी लग्जरी सामान समूह LVMH के CEO और अध्यक्ष है ना, दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी सामान समूह LVMH के CEO और अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर समझिए, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर
एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। तो इसका आंसर है मलयालम। ठीक है, किस भाषा की फिल्म है ये? जो एवरीवन इज ए हीरो, ये मलयालम भाषा की फिल्म है। ठीक है, अब ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो आपको 96वां जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में मिला है, सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर में याद रखना है। जो 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर फिल्म का नाम है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को मिला है ना। ओपेनहाइमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को दिया गया। किलियन मर्फी है ना, किलियन, ये वाला किलियन है, किलियन मर्फी को दिया गया है। ठीक है ना, किलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एमा स्टोन को दिया गया है। तो ये याद रखना है, एमा स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 31 से। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में हुआ था। ठीक है, 1904 में हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। ठीक है, और इसी के समय में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय ही सबसे अधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ था। पहली बार हालांकि रेलवे जो चला था वो तो डलहौजी के समय 1853 में, लेकिन सबसे अधिक रेलवे का लाइन का विकास अगर पूछे तो कर्जन के समय हुआ था। अच्छा, 1904 में एक चीज़ और हुआ था, जो अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में हुआ था, बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? है ना, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ये कथन किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? तो सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1917 में हुआ था ना। सेडलर विश्वविद्यालय 17, सेडलर विश्वविद्यालय 17। और सिंपल में अगर विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब? 1904 में हुआ था ना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 में पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछा यहाँ कि सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो 1917 में। सेडलर 17 में। और क्या हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी जो चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने किया था। किस अधिवेशन में इनको आमंत्रित किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनको सूचित किया था गांधी जी को। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह भारत में कौन सा है? तो 1917 का ही है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गांधी जी किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया था? तो 1917 का जो चंपारण आंदोलन हुआ था, तो वही इसी समय गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष देश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है, और 21 सितंबर को ही एक और चीज़ मनाया जाता है, क्या? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे मनाया जाता है ना, वर्ल्ड ऑर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो पोलो खेल का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो ये मणिपुर से हुआ था। ठीक है, पोलो खेल मणिपुर से शुरू हुआ था। मणिपुर की स्थापना कब हुआ था मालूम? 1972 में हुआ था। मणिपुर राज्य की स्थापना 1972 में हुआ था। मणिपुर का राजधानी इम्फॉल है। मणिपुर का भी वर्तमान में जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री भी कौन है? एन बीरेन सिंह है। और वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके है ना। लोकटक झील भी मणिपुर में ही है, ये ध्यान रखना है। लोकटक झील मणिपुर में है, पुलिकट झील वो आंध्र प्रदेश में था। नेक्स्ट है रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या है? रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। और गाली गोपुरम का अर्थ क्या हुआ? तो उसका अर्थ होता है पवन मीनार, है ना। गाली गोपुरम का अर्थ होता है पवन मीनार। ठीक है, और एक पढ़े होंगे
गोपुरम, है ना। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मुख्य प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। गोदावरी नदी निकलती कहाँ से? तो वो भी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है, लेकिन दक्षिण की गंगा बोले तो हो जाता है कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, और वृद्ध गंगा वो गोदावरी को ही कहा जाता है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो भी गंगा नदी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का स्थान कौन सा स्थान है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में कई एग्जामों में पूछा गया और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अब ऐसे समझिए इसको, भू प्रॉपर्टी में जो तत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद होता है सिलिकॉन तत्व जो सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर होता है एल्युमिनियम, फिर होता है उसके बाद चौथे नंबर पर होता है लोहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का स्थान क्या है? धातुओं की बात पूछ रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या है? ये गैस हो जाता है। सिलिकॉन क्या? ये उपधातु है, ये धातु नहीं है, ठीक है। और एल्युमिनियम धातु है, पहला धातु ये हो गया, और लोहा ये दूसरा धातु हो गया, ये भी धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम और लोहा धातु है। तो वही पूछा लौह धातु कौन सा स्थान है? तो धातुओं में दूसरा स्थान है, धातुओं में दूसरा स्थान है। तत्व में अगर पूछे तो ये चौथा स्थान है, लेकिन धातु में दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाएगा अगर पूछे तो एल्युमिनियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? वो ऑक्सीजन है ना। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा पाया जाने धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। दूसरा धातु लोहा है, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। और इसे याद कैसे रख लेना है? देखिए ट्रिक से याद रख लेना है, आपको याद भी रहेगा। आसी एलो यानी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा, आसी एलो, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन और भी अति महत्वपूर्ण है जो कि आता है, जैसे कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता तत्व कौन सा है? वो भी है ऑक्सीजन, यानी कि मानव शरीर और भू प्रॉपर्टी दोनों में है ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पूछे या तो सूर्य में, तो ब्रह्मांड, सूर्य, तारा ये सब पूछे तो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो प्रजनन दर भारत में सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का, ठीक है। अगर पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो भी किसका है? बिहार का ही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो वो है केरल का। नेक्स्ट है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो निर्यात और आयात का संतुलन ये क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है, ठीक है, व्यापार संतुलन। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में वो पूछा जाता है ये शेरशाह सूरी का मकबरा, जबकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछा जाता है इनसे कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। अच्छा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो किसने लिया था? रानी गाय डिनल्यू, है ना, रानी गाय डिनल्यू, है ना। इसका आंसर हो गया रानी गाय डिनल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक है क्या? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी से कौन सा क्वेश्चन आता है मालूम? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी ही थी, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी ये। नेक्स्ट है सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है देश के मकबरे से जुड़ा है? तो सिकंदरा जो कि आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ये किसका मकबरा है सिकंदरा में? तो
तो सिकंदरा में ये मकबरा है किसका, तो अकबर का, है ना। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखना है मकबरा भी, ठीक ना। जैसे जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर के पास शहादरा में, ठीक है, लाहौर के पास शहादरा में। तो इसको ऐसे याद रखना है, जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी जहांगीर का मकबरा शहादरा में, ठीक है। और बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा है काबुल में, है ना। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि किस शासक का मकबरा विदेश में है, भारत में नहीं है, तो काबुल में है, यानी अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो बाबर का मकबरा काबुल में है। इसे याद कर लेना ऐसे कि बाबर को जीत कबूल थी, है ना, बाबर को जीत कबूल थी, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। हुमायूं का दिल बड़ा है, ऐसे याद रखना है, हुमायूं का दिल बड़ा था, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है, देश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि वायोवृद्ध, भारत का वायोवृद्ध जो है वो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। तो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है किस प्रकार की फसलें, तो दलहन फसलें, है ना। दालें जो है ये फसल क्या है, मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दालें, ठीक है। अच्छा, धान की खेती से जो होता है कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है ना, CH4 निकलती है, ठीक है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, लेटराइट मिट्टी है। और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लेटराइट मिट्टी है। और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अब GK GS का प्रश्न कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 61 से, कि पहचाने की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है वो उसको पहचानना है। तो पहला क्या है, ICAR, है ना, ICAR, ये है क्या, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है, ये सही है, ठीक है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है। और भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है, ये भी सही है। और सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में है 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही है, तो पहला क्या, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो ये तो सही है ना, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्या, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत हो जाता है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति, ये भी गलत है। ये सही है केवल कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। हमेशा याद रखना है, जब भी राज्यसभा लोकसभा कोई भी बात आए तो एक साथ रिवीजन कर लेना है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सभी के शुरुआत कब हुआ, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, सन्मुख सेठी थे, है ना। इसका कौन आंसर हो गया करेक्ट, सन्मुख सेठी, है ना, सन्मुखम सेट्टी। तो ये हो गया प्रथम वित्त मंत्री, है ना, स्वतंत्र भारत के। अच्छा, वर्तमान में भी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है लाटेस्ट, और अब जो नया फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा फिर नया बताएंगे, है ना। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816
जो ब्रिटिश और देश के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, तो किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और गोरखा के बीच हुआ था, सुगौली की संधि। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ से 2-3 बार घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट पहले पूछा जाएगा सुगौली की संधि कब हुआ, तो 1816 में हुआ। और सुगौली की संधि यहाँ पूछा गया किसके बीच हुआ, तो ब्रिटेन और गोरखा के बीच हुआ। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गोरखा जो वो कहाँ का है, ये नेपाल का है, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन में कभी दे देगा ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है ना। तो म्यांमार का प्रमुख धर्म हो गया बौद्ध धर्म है। ठीक है, प्रमुख धर्म हो गया बौद्ध धर्म। म्यांमार की राजधानी का नई पेताब है। ठीक है, और म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम है जलाटी, है ना। पोलैंड की मुद्रा है जलौटी। ठीक है, और डॉलर, ये अमेरिका की मुद्रा अगर पूछ दे तो डॉलर हो जाएगा। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, और यूरो तो कई देश का है, लेकिन याद रखना है जैसे जर्मनी का अगर पूछ दे तो यूरो है ना, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस और लिखी जाती है? तो सिंधु लिपि जो है ये लिखा जाता है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की, है ना। एक बार फिर समझिए, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किया था? तो ये किया था LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में किया था ना, LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, और राजीव गांधी से एक क्वेश्चन याद रखना, आपको मालूम सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जयंती पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज अति महत्वपूर्ण है। जैसे पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ था। ध्यान से सुनना है ना। पंचायती राज जब भी रिवीजन करेंगे साथ में नगर पालिका को भी रिवीजन करना है। पंचायती राज जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था? तो 1993 में पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों लागू हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? तो पंचायती राज जो है ये लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन के तहत, और नगर पालिका जो है ये 74वां संविधान संशोधन के तहत ये संविधान को संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया। ठीक है, और पंचायती राज केवीं अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, और पंचायती राज जो है भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? साक्षरता भारत मिशन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ये मिलान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये शुरू हुआ था 2001 में, है ना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन ये शुरुआत कब हुआ था? तो साक्षर भारत मिशन जो है ये शुरू हुआ था 2009 में, है ना। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब शुरू हुआ था? ये 1987 में शुरू हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये शुरू हुआ था 1988 में, है ना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया जाता है प्रति व्यक्ति है जन्म के समय संभावित आयु, यानी कि आयु, और विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, तो ये शामिल किया जाता है। ये सामाजिक असमानता ये शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रैंक वाला आता है ना, कि मानव विकास सूचकांक 2024 में 23-24 का रिपोर्ट अभी वर्तमान में है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 का में प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और भारत का रैंक कितना है? तो 134वां है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134वां है। नेक्स्ट है मिलान करना है पंचवर्षीय योजना और आरंभ वर्ष, यानी कब शुरू हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था?
तो ये शुरू हुआ था 1974 में ही हुआ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में ही शुरू हुआ था, है ना, 56 से 61। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, और 61 से 66 के बाद क्या हुआ कि 3 साल का विराम हुआ था, जिसे योजना अवकाश कहा गया था 1966 से 69 तक, ठीक है, जिसे योजना अवकाश कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या है, तो 1966 से 69 है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74, अब 5वीं हो गया 1974 से शुरू। तो द्वितीय कब से 56 से 61 था, है ना, 56 हो गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना ये शुरू हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में। और 7वीं जो है वो 1985 में, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पंचवर्षीय योजना से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में अभी रेलवे एनटीपीसी की जब एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा जाता था। इसलिए पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण चीज़ें जो है याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना आपको बता दिया ना, 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर योजना अवकाश पूछेगा तो 66 से 69, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है और भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, और राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, और इस्पात संयंत्र जो है राउरकेला, भिलाई, और एक कौन सा है, जो तीनों जो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में ये पूछा जाता है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसका स्थापना हुआ था, है ना। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ये पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना ये आधारित है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण का विकास करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया था, है ना, जी मिर्डल, यानी गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जीवनदायी होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, ये कथन किसने कहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, ये कथन किसका है, तो ये है अरविंद घोष का ये कथन है, ठीक है। एक और ध्यान रखना आपको, पहले स्वयं में बदलाव लाएं जो आप दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं, ये कथन किसका है, तो ये महात्मा गांधी का है ना, पहले स्वयं में बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, ये कथन किसका है, महात्मा गांधी का है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, तो असम राज्य से किस लोक नृत्य का संबंध नहीं है, तो काठी जो है असम से संबंधित नहीं है। बाकी नट पूजा, चोंगली और बिहू जो नृत्य है असम का है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है बिहू, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये असम का है, ये बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया है ना। एक बार फिर समझिए, 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हैरी हेमंड हैस ने कहा था, है ना, HHH, हैरी हेमंड हैस, हैरी हेमंड हैस ने कहा था, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 से, क्वेश्चन नंबर 91 में है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है ना। 2022 के संशोधन के माध्यम से किस अनुसूचित
किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें अनुसूचित जाति का जो दर्जा दिया गया था ये नरी कोरबन समुदाय को दिया गया था, हट्टी समुदाय को दिया गया था और कुरुबा समुदाय को भी दिया गया था। इसको नहीं दिया गया था उस समय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 कहाँ पर है? इसका ऑप्शन नंबर डी में है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो ये कौन है? लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर है डलहौजी। ये क्या व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब किसने अपनाया? तो डलहौजी ने। या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने अपनाया था? तो डलहौजी ने। या इसको कई नाम से पुकारते हैं, जैसे हड़प नीति को किसने अपनाया था? तो ये डलहौजी ने ही लागू किया था हड़प नीति को, ठीक है। तो उसके तहत ही ये अवध राज्य को मिलाया गया था, ठीक है। डलहौजी से और याद रखना क्या, जो डलहौजी के समय है ना, सबसे पहले भारत में रेल चला था 1853 में, है ना। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका करेक्ट आंसर जेनेवा में है, ठीक है। जेनेवा में कई अति महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है? वो भी जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो भी जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में है। नेक्स्ट है बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और पंपास घास स्थल जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? वो डाउन्स है ना, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पटाना याद रखना है, पटाना ये कहाँ है? तो श्रीलंका में है। नेक्स्ट है लेबर कप संबंधित है। तो लेबर कप किससे संबंधित है? कौन से खेल से? तो लेबर कप संबंधित है टेनिस से, ठीक है, टेनिस से संबंधित है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो भी टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो सबसे पहली बार ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है वो किस पीढ़ी में किया गया था? तो ये किया गया था दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। और जैसे क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का पहली पीढ़ी में यूज हुआ था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी का हुआ था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत सर्किट का प्रयोग हुआ था। चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि क्या है? ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी में हुआ है। नेक्स्ट है एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। तो वो कौन सा तत्व है? तो वो है प्लूटोनियम, है ना। प्लूटोनियम जो प्रकृति में नहीं मिलता यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसको प्लूटोनियम है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। इसमें पूछा कि क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से पहला क्या है? 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना है, ये नहीं है, ठीक है, यही नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास का पर्यावरणीय अस्थिरता को बढ़ाना, ये है, ठीक है। पूछा था कौन नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है? 2022 तक जीओपी में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना है, ये भी सही है, ठीक है। और रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जा सके, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसमें पूछा कौन इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गेलापागोस है ना, गेलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो कौन सा वैज्ञानिक है जिनका नाम जो है गेलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है? तो वो हैं चार्ल्स डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत
किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इनकी एक पुस्तक भी है सिस्टेमा नेचुरा, है ना, सिस्टेमा नेचुरा के पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है, याद रखना है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। गंडमाला जो है, जिससे ये गंडमाला किसे कहा जाता है मालूम? वो घेंघा रोग है ना, घेंघा रोग ये किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। और दृष्टिहीनता ये विटामिन ए की कमी से होता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता, या तो रतौंधी बोलिए, विटामिन ए के कमी से होता है। बेरी बेरी जो है ये विटामिन B1 के कमी से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन सी से और क्या, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो डिप्थीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 102। किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम और 4 ओम और 6 भी बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, है ना, कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो 20 जूल ऊष्मा यहाँ क्षय होगा, ठीक है। एक यहाँ पर याद रखना है आपको फॉर्मूला, जो कि धारा बराबर क्या होता है? V/R, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो क्या है, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो मात्र 10% स्थानांतरण होता है, ठीक है। और ऊर्जा का जो दशांश नियम इसे कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का दशांश नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है ना, लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऊर्जा का जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर मात्र 10% ही स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है कि भारत में वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1981 में, ठीक है। वायु जो अधिनियम है ये लागू हुआ था 1981 में। नेक्स्ट है कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो टीटेनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अब इसका क्वेश्चन आएगा आपका GK/GS का 121 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? तो कार्बनिक यौगिक के लिए कौन कौन सही है इसमें, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के लिए ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, ये सही है। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, ये गलत है। किसके बारे में? कार्बनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। फिर क्या है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, ये सही है, ठीक है। यानी कि 2 और 4 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो वो है चांदी, है ना, इसका करेक्ट आंसर है चांदी। अच्छा, सबसे आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे आघातवर्धनीय तत्व है वो सोना है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो आयनिक यौगिकों का वो गुणधर्म नहीं है, वो कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता, ये आयनिक यौगिक का द्वारा ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी ये जल में विलेयता ये है, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है आयनिक यौगिक और गलित अवस्था में विद्युत चालकता होता है, ये सही है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी गलत था। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरण जो होता है, अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो वो है
फाइकोसाइनिन, है ना, फाइकोसाइनिन वर्णक जो है ये परावैंगनी, खतरनाक परावैंगनी विकिरण से रक्षा करता है, ठीक है, फाइकोसाइनिन, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से, जो खतरनाक परावैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए ना, असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है, तो देखिए पहला क्या है, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम एक सरल नियम है, ये सही है, ठीक है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दिष्ट और प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा प्रत्यावर्ती रूप से उत्क्रमिक होती है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के बाद दिशा परिवर्तन होता है, ये गलत है, ठीक है, ये असत्य है, यही पूछा कि कौन सा असत्य है, ठीक है। ध्यान रखना है कि एसी जो होता है विद्युत धारा में परिमाण, एसी विद्युत धारा में परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है ना, किसी दूर में स्थित ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब जो है देखा जा सकता है, तो कैसे संभव है, तो वो है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, है ना। जैसे कि गाड़ी का साइड मिरर में किसका यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है, ठीक है, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाभिक का खोज किसने किया था, नाभिक याद रखना, क्या नाभिक का खोज किया था, नारी, ऐसे याद रखना, नारी, यानी कि नाभिक का रदरफोर्ड, नाभिक का रदरफोर्ड, है ना। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। और चेडविक किसका खोज किया था, तो इसको किया था न्यूट्रॉन का, ना, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चेडविक ने किया था, है ना। और जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और रदरफोर्ड और किसका खोज किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, अब पॉजिट्रॉन एक होता है, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, तो वो है एमाइलेज, है ना, एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। आपको बताए थे जब जो डेली क्लास चलता है जो कि जीके जीएस डिस्कशन का, है ना, तो उसमें आपको बताए थे कि जो ये ग्रंथि जो होता है वो 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। ग्रंथि 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य ग्रंथि और एक अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होता है 3 प्रकार की ग्रंथि हो गई, एक बाह्यस्रावी, एक अंतःस्रावी और एक होता है मिश्रित ग्रंथि, है ना। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, जिससे जो बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी दोनों का उसमें होता है क्वालिटी, जैसे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहा जाता है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम निकालता है ना, जो एंजाइम निकालता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाता है, और जो हार्मोन निकालता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। और जो दोनों निकालता है यानी कि हार्मोन भी और एंजाइम में, तो वो कहलाता है मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, तो ये जो अग्नाशय से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो एंजाइम जो निकलता है अग्नाशय से वो निकलता है क्या, आपको बताए थे लाइपेज, है ना, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना, इसे याद रखना है, लेट, है ना, लेट यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है, तो एमाइलेज, है ना। और लाइपेज अगर पूछ दिया जाए, यानी कि अगर पूछ दिया जाए आपसे कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, प्रोटीन को तोड़ता है कौन, ट्रिप्सिन, है ना, प्रोटीन ट्रिप्सिन, तो ये ध्यान रखना है। और अग्नाशय से हार्मोन जैसे निकलता है कौन सा, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से ही निकलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जो एंजाइम 3 एंजाइम जो अग्नाशय से निकलता है वो है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, ये 2022 में बीसीसीआई पुरस्कार मिला था, उसके लिए इसमें बोल रहा है कि मिलान करिए। ठीक है, तो इसमें मिलान करना है, जैसे कि ऋषभ पंत का मिलान क्या होगा, इसमें वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का जो पुरस्कार है ये ऋषभ पंत को मिला था। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह, इसको 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार इसे दिया गया, किसको, तो जसप्रीत बुमराह को ही। और सूर्य कुमार यादव जो है ये T20 का बादशाह हैं, तो इसको किस में चला जाएगा, इसका ये T20 में ना। वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब किसको मिला, सूर्य कुमार यादव को। श्रेयस अय्यर चला जाएगा इसमें। वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो मोबाइल फ़ोन बैटरी में क्या होता है मालूम, लिथियम होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया लिथियम। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। गति का नियम भी किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ना। आकाश का नीला रंग पूछ दे, या तो समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो उसका सूर्य का लाल दिखाई देता है वो किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है ना। प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए तारों का टिमटिमाना अप डाउन है ना, अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। तारों का टिमटिमाना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी, है ना। तारों का टिमटिमाना यानी अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण ये होता है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है। तो व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन जो होता है वो किस शाखा में होता है, तो कैलिस्थेनिक्स शाखा में होता है ना। कैलिस्थेनिक्स ने याद रखना है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया की दवा है क्विनिन, ये किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो पौधा तो ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, वो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है मालूम। तो इसका दवा का नाम है कुनेन। ठीक है, कुनेन जो है मलेरिया के रोगों में इसका यूज किया जाता है। मलेरिया की औषधि है कुनेन की दवा जो है, किस कुनेन की जो औषधि है प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है ना, याद रखना है। सिनकोना वो पौधे का नाम है, सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन दवा औषधि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 8 का जीके, साइंस और करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और इसका टेलीग्राम पे इसका पूरा PDF भी डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।